तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल हूँ, आज मैं तुझसे कहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, कोशिका। और कोशिका में पूरा डिटेल से हम लोग सरल भाषा से देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत सरल तरीका से होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको कोशिका में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी की स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का सबसे पहले याद रखेंगे, पहले तो हम लोग ये थोड़ा सा जान लें कि साइंस में जो है वो किन किन चीजों को पढ़ा जाता है। तो साइंस में आप लोग देखे होंगे, इतना सभी को जानते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ऐसा इसे किस तरह से बांटा गया है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है सबका अध्ययन करना को क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर वैसे वस्तु जिसे हम लोग माप तौल सकते हैं उसे फिजिक्स में रखा गया, और पृथ्वी के वैसे वस्तु जिसो केमिकल टाइप में है तो उसे केमिस्ट्री में रखा गया। तो याद रखना कि जीवों का अध्ययन करना, जीवों की अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा जाता है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, है ना। जूलॉजी और बॉटनी। तो इस तरह से बायोलॉजी को दो भाग में बांटते हैं। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं, और जंतु विज्ञान का भी जनक जो है, जनक अरस्तु साहब ही हैं, अरिस्टोटल, अरस्तु। और बॉटनी का अगर बात करें जनक, तो बॉटनी का जनक जो है वो थियोफ्रेडस हैं। अरस्तु का अगर जीवन काल अगर देखा जाए तो ये लगभग 384 बीसी से लेकर ये 322 बीसी तक रहे थे। 322, देखिए बीसी में ये लोग किताब लिख रहे हैं। और कैसी किताब, तो जंतुओं के बारे में इन लोग का उस समय ही दिमाग खुल गया था कि अगर कहीं चोट लग रहा है तो चोट लगने के बाद ये जख्म हो जाती है, ये जख्म ठीक कैसे हो जा रहा है, ये उस समय इन लोग सोचने लग गए थे। और अभी के डेट में अभी भी हम लोग का देश में क्या होता है, तो ये सब के बारे में कुछ नहीं सोचते, नेता फेता के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो जनक कहा जाता है अरस्तु साहब को। क्यों? क्योंकि अपने इस जीवन काल में इसने एक किताब लिखा था। कौन सी किताब, तो जंतु इतिहास। और इस जंतु इतिहास में लगभग 500 जीवों के बारे में बताया कि इसकी जनन कैसी होती है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसमें कोशिका विभाजन कैसी होती है, ये सब सारे उस समय बता दिया है बेचारा ये। इसीलिए इसे कोशिका का जनक कहा, इसीलिए ये बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्या कि कहा जाता है कि कोई भी जीव का निर्माण जो हुई है वो कोशिका से हुई है। कोशिका, तब हम लोग कोशिका पर ही ज्यादा टारगेट करेंगे क्योंकि आज का मेन टॉपिक जो है वो कोशिका ही है। तो आप लोग हेडिंग डालते चलेंगे और एक एक पॉइंट जो है वो लिखते चलेंगे, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टि से। तो पहला आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, बायोलॉजी में आज हम लोग का पहला टारगेट है कोशिका। कोशिका इंग्लिश में इसे सेल कहते हैं। सेल भाषा जो है, ये सेल शब्द जो आया हुआ है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के किस शब्द से, तो सेल्यूला शब्द से लिया गया है। सेल्यूला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। याद रखेंगे इस चीज को कि ये लैटिन भाषा से लिया गया है, सेल्यूला से, जिसका अर्थ होता है एक कमरा। कोशिका का अध्ययन करना, कि अगर कोशिका के बारे में हमें पढ़ना है तो कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है।
तो ये बेसिक चीजें हैं, फटाफट आपको लिखते चलना है। तो कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। अगर देखा जाए कि आज हम लोग जानते हैं कि किसी भी जीव का निर्माण जो होती है वो कोशिका से ही होती है, तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। रॉबर्ट हुक ने कब खोजा था? तो 1665 ईस्वी में खोजा था। ये कुछ एग्जाम हम देख रहे हैं कि और खोखर के डीपली पूछ दे रहा है। डीपली मतलब कि पूछ देता है कि कहां से ही खोजा था। तो आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक जो है एक पादप, जिसका उस पादप का नाम कॉर्क है। इसका इमेज मैं दे दूंगा यहां पर ही। तो कॉर्क एक पादप का नाम है। कॉर्क के मृतीय छाल, मतलब इसका छाल जो था वो मरा हुआ था, मृतीय छाल से इसने खोज किया था। इसीलिए इसका कोशिका क्या था जी? तो मरा हुआ था, मृतीय कोशिका की खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक ने मृतीय कोशिका की खोज किया था। कहां से? कॉर्क नामक पादप के छाल से। इसने भले ही मरा हुआ कोशिका की खोज किया, लेकिन कोशिका की खोज कर दिया। इसीलिए इसे फादर ऑफ सेल कहा जाता है। फादर ऑफ सेल मतलब कोशिका का जनक, कोशिका का जनक कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस चीज को। लेकिन सबसे ज्यादा कोशिका और जीवित कोशिका खोजने का श्रेय जो है वो एंटोनी ऑन लीeuwenhoek को जाता है। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ये कब खोजा था जीवित कोशिका की? तो 1674 ईस्वी में। तो इसने जीवित कोशिका की खोज किया था और बहुत सारे कोशिकाओं को इसने खोज किया था। तो एंटोनी ऑन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज किया था। अब जर्मन के दो वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम पड़ा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत ये कब दिए थे? तो 1839 ईस्वी को जर्मन के दो वैज्ञानिक, एक पादप वैज्ञानिक जिसका नाम था स्लाइडेन, और एक जंतु वैज्ञानिक जिसका नाम था स्वान। तो यही दो नाम देता है। तो बोलेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ये चीजें आपको याद रखना है। इस कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उस जीव की रचना कोशिका से होती है। कोशिका से होती है मतलब कि चाहे छोटे से छोटे जीव हो, चाहे बड़े से बड़े जीव हो, अगर वो जीव है तो उसकी रचना कैसे हुई है? तो कोशिका से हुई है। इनका कहने का अर्थ था इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये दीवार है, तो दीवार जो है वो किससे बनी है? ईंट की जोड़ाई से। ईंट इस तरह से जोड़ाई होते गया और इस तरह से ये दीवार की रचना हो जाती है। तो दीवार की इकाई क्या हुआ? इकाई मतलब जिससे वो मिल के बना हुआ है। तो किससे मिल के बना है? तो ईंट से मिल के बना है। तो उसी तरह बोला कि जिस तरह इस दीवार की ईंट जो है, दूसरी दीवार जो है वो ईंट से मिलकर बनी है, उसी तरह हम लोग की कोशिका जो है, उसी तरह हम लोग का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर जो है वो बनी हुई है। हाँ, ये कोशिकाओं की आकार आकृति अलग अलग हो सकते हैं। कोई आकृति कोशिका लंबा हो सकता है, कोई चौकोर हो सकता है, कोई गोल हो सकता है। तो इस तरह से इसने बताया था। तो सिंपल से याद रखना, हम लोग का ये जो शरीर में ये मांस वगैरह दिख रहा है वो सब कोशिका है। चाहे शरीर में कोई भी अंग हो वो सारे कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। तो ऐसे किसने कहा था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने।
और इसका नाम पड़ा कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी 1839 ईस्वी में स्लाइडे एवं स्वान ने दिए थे। अब चलिए देखते हैं कोशिका की और थोड़ी बेसिक जानकारी। अब देखिए, स्लाइडे एवं स्वान ने ये तो बोल दिया कि सभी कोशिकाओं से ही निर्मित है, मतलब जितने भी जीव जंतु है सबका निर्माण कोशिका से हुआ है। लेकिन जब जीवों की अध्ययन किया गया और देखा गया कोशिका निकाल निकाल के, तो पता चला किसी की कोशिका थोड़ी बड़ी है, किसकी बहुत छोटी है, किसी का मतलब कि क्या बोले कि मीडियम साइज में है। इस तरह से देखा गया तो कोशिका में देखा गया कि सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल जीव में सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया गया। शुतुरमुर्ग के अंडा में जो है वो सबसे बड़ी कोशिका पाया गया। वही ओवरऑल जीव में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये माइकोप्लाज्मा में पाया गया। माइकोप्लाज्मा एक जीव है, एक कोशिकीय जीव। वही हम लोग की बात करें मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो स्त्री के अंडाणु में, इंग्लिश में ओवम में पाया जाता है। जबकि सबसे छोटी बोलेगा, मानव में सबसे छोटी कोशिका बात करेगा तो पुरुष के स्पर्म में, मतलब शुक्राणु में, स्पर्म में पाया जाता है। तो एक बेसिक जानकारी हो गई। वही अगर बात करें कि मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वह है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन सेल। अब तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं तो देखिए, एक प्रकार की हमारे शरीर में कोशिका है लंबे लंबे, और ये कोशिका का काम है हमारे शरीर की नियंत्रण करना। ये कोशिका सबसे ज्यादा जो ब्रेन में पाई जाती है और शरीर के कुछ कुछ अंगों में भी पाई जाती है। इसी कोशिका के माध्यम से हम लोग का शरीर जो है वो कंट्रोल हो पाता है। जैसे हमारा हाथ अभी यहाँ ऐसे है, ये इस तरह से हो रहा है, तो ये किसके वजह से हो रहा है? तो तंत्रिका कोशिका के वजह से ही हो रहा है। तो तंत्रिका एक हम लोग का शरीर का एक कोशिका का नाम है, जो क्या इसका काम है, क्या है? तो हमारे शरीर की नियंत्रण करना तो है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कोशिका के बारे में डिटेल अब अंदर घुसते हैं। अब हम लोग कोशिका को अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि हम लोग का शरीर का सबसे छोटी जो है वो कोशिका है, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में फिर खोजबीन करा और कोशिका के अंदर भी चीर फाड़ के चला गया, तो पता चला यहाँ पर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और सबका कार्य अलग अलग है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका को अध्ययन के सुविधा से हम लोग इसे जो है वो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हम लोग बांटेंगे झिल्ली। ये कोई किताब में नहीं है, मैं अपने तरीका से बांट रहा हूं ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसान लगे और आप लोगों को समझने में भी आसान हो। कोशिका का पहले भाग में हम लोग देखेंगे झिल्ली, उसके बाद देखेंगे कोशिका द्रव्य और उसके बाद देखेंगे केंद्रक। पहले यहां पे ये समझे कि थोड़ा सा हम बता दे रहे बेसिक, जैसे कि हम लोग का एक कोशिका है। अब कोशिका के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि हम यहाँ एक भरवली बता रहे हैं आप लोगों को। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये सब बहुत सारे पार्ट्स है यहाँ पर ही, और सब का अलग अलग काम है।
तो ये सब एक दूसरे से टकराए नहीं, इसीलिए यहां पर एक गाढ़ा पदार्थ, तरल पदार्थ है ना, लेकिन उतना भी पंचुचुर नहीं है, ये गाढ़ा है। तो गाढ़ा एक लिक्विड पदार्थ यहां भरा हुआ है, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इसी को कहते हैं। क्लियर है यहां तक? और इस कोशिका, देखो ये कोशिका है और कोशिका के ऊपर में एक कवर चढ़ाया हुआ, जैसे कि आलू है और आलू के ऊपर में एक कवर है ना जी, आलू कैसे छील के खाते हैं, तो उसी तरह आलू के जैसा एक कवर, पतली झिल्ली चढ़ा हुआ है। देखिए बायोलॉजी में आप समझिएगा कि झिल्ली का अर्थ होता है कवर। सिंपल से याद रखेंगे, झिल्ली का अर्थ है एक कवर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कवर है। हम लोग नहीं देखते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीजें खरीदते हैं, टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह, देखिएगा उसको कवर किया हुआ रहता है ताकि प्रोटेक्ट रहे। उसी तरह जो है कोशिका, जो है कोशिका के ऊपर में एक इस तरह से कवर किया हुआ है जिसे झिल्ली कहते हैं। तो जहां बायोलॉजी में झिल्ली बोलेगा, मेम्ब्रेन, तो समझ जाइए कि एक प्रकार का कवर है। तो ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया ये वाला, और ये वाला हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में भी बहुत सारे क्रोमोजोम होते हैं, है ना, हर जीवों के लिए अलग अलग क्रोमोजोम, जैसे कि मानव में जो है वो 46 क्रोमोजोम है, जोड़ी में बोल देता है तो 23 जोड़ी, 23 जोड़ी। तो ये क्रोमोजोम का भी अलग अलग सबका काम होता है। तो ये मान लेते हैं ये क्रोमोजोम है, तो ये क्रोमोजोम एक दूसरे से टकरा ना जाए, इसीलिए यहां पर भी एक गाढ़ा तरल पदार्थ डाला गया है, और इसी द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य कहते हैं इसे। तो याद रखेंगे, इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म और इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों कोशिका के द्रव्य को, ये कोशिका के द्रव्य और ये केंद्रक के द्रव्य को मिला देते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य। तो याद रखेंगे, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला देने से संपूर्ण ये दोनों का एक ग्रुप बनाते हैं, तब जाके ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। तो कोई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीव द्रव्य में निम्न में से कौन सी द्रव्य है या कौन सी द्रव्य नहीं है। तो ये आपको देखना है कि ये दोनों द्रव्य है ना चाहिए, और इसके अलावा जो ऑप्शन में रहेगा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही कोशिका, इस देखो इसे जीव द्रव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा कार्य जो है इसी यहां होती है। देखो यहाँ इस द्रव में होती है और यहाँ इस द्रव में होती है। कहा जाता है कि अगर इस कोशिका में पूरे संपूर्ण हम लोग का जितने कोशिका है, उन कोशिकाओं में अगर 2% की जल की कमी हो जाती है तो आदमी को प्यास लगने लगता है, और अगर गलती से 10% की कमी हो जाता है तो आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो जितने भी अगर हम लोग पानी वगैरह पीते हैं तो वो पानी ऐसा थोड़ी ना कि खाली पेट में गया और फिर बाहर हो गया, ऐसा नहीं है। वो कोशिका में जाती है, कोशिका के ये द्रवों के लिए जरूरी है। अगर ये कोशिका में द्रव की कमी हो जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सारा कार्य यहीं पे होता है, कोशिका में ही होता है। ऊर्जा वगैरह जो हमारे लोग का हाथ वगैरह चल रही है, किसी को बोलते हैं हमारा शरीर में इतना ताकत है, 4 को मार के अकेले घोल्टा देते हैं, तो ये सारे ताकत कहाँ बनती है, तो कोशिका के अंदर ही बनती है। तो इस चीजों का आपको ध्यान देना है। तो आज के बाद अगर हम बोले कि कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए, और ये दोनों द्रव्यों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा। अब यहां पर ही समझते हैं। तो कोशिका द्रव्य समझ में आ गया, कोशिका द्रव्य बोलेंगे तो ये वाला, और केंद्रक द्रव्य बोलेंगे तो अंदर घुस जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। अब हम लोग पहले झिल्ली को देख लेते हैं। पहला यहां झिल्ली देखते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इंग्लिश में इसे जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जो है वो पादप तथा जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। ये दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। याद रखेंगे इस चीज को, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में। ये किस चीज की बनी होती है, तो ये प्रोटीन की बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। कौन, तो कोशिका झिल्ली।
और ये क्या करता है, तो ये एक प्रकार का, ध्यान समझिए कि ये जो कोशिका द्रव्य है ना, ये कोशिका द्रव्य को कवर करके ये रखले हुए हैं। इसके अलावा कोशिका झिल्ली ही निर्धारित करता है कि कोशिका के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं आएगा। जैसे देखिए हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि हम लोग का शरीर में ऊर्जा बनाना है तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा बनाती है, और ऑक्सीजन को हर एक कोशिकाओं तक ले जाता कौन है, तो ब्लड। तो जैसे मान लेते हैं इसे इधर से ऐसे ब्लड आ रही है, और ब्लड यहाँ के पूछते रहे, या कोशिका इसको पूछता है ऑक्सीजन लाए हैं, लेना तो ले लो, तो ये ऑक्सीजन ला के ले लेगा। कोई बोलेगा पोषक पदार्थ लाए हैं, आज आदमी हुमच के खाया था बाराती में, तो पोषक पदार्थ लाए हैं, लेना है तो ले लो, तो सब कोई यहाँ से लेगा। लेकिन हो सके इस ब्लड में जा रहा था उस समय कोई मच्छर काट दिया है, तो ये मच्छर अपना जीवाणु छोड़ दिया है, तो जीवाणु भी छटपटाल देखता है, अगर ये सब कोई अंदर जा रहा है, देखते हैं अंदर का है, तो अंदर यहो चल जाता है, समझे ना, जबकि इसको कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन ये चला जाता है। जब ये चला जाएगा तो इन सब को, कोशिका की जो मुख्य अंग है कोशिका के अंदर, ये सबको डिस्टर्ब कर देता है या किसी को मार भी देता है, जिसके कारण कोशिका जो है वो जो है अपना कार्य करना बंद कर देता है। तो इस तरह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। कोशिका ही काम नहीं करेगा तो हमारा का शरीर ऊर्जा ही नहीं बनाएगा या कोई अन्य चीजें भी नहीं बनाएगा, तो फिर हमारा शरीर क्या हो जाएगा, अपने आप अस्वस्थ हो जाएगा। तो कोशिका के अंदर किसे जाने देना है, किसे नहीं जाने देना है, ये निर्धारित कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली ही निर्धारित करता है। और ये किस चीज की बनी है, तो प्रोटीन की बनी है। तो इसीलिए कोई हम लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं, इसका मतलब कि हमारा शरीर में ऊर्जा नहीं बन रही है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, प्रोटीन का टॉनिक देता है और बोलता है प्रोटीन चीजें खाना। रीजन क्या है कि ये झिल्ली हमारा कमजोर हो गया है, और जब ये झिल्ली कमजोर हो जाएगा तो कोई आदमी जो है वो घुस जा रहा है, और घुस जाने के बाद यहाँ पर ही क्या हो जा रहा है, तो सारे चीजें को डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसलिए अपने में सोचो ना जी कि ये समझो एक प्रकार का ये बाउंड्रीकरण है ना, और ये बाउंड्री कमजोर दीजिएगा या बाउंड्री नहीं होगा तो क्या होगा कि आप ही का घर में बाउंड्री नहीं है, और जब बाउंड्री नहीं है तो देखिएगा जितने भी गांव में अगर रहेंगे तो आपको बैल बकरी कुत्ता बिल्ली आपका आंगन में घुस जाएंगे, देखेंगे किचन उचन खुला तो उधरों घुस जाएंगे, लेकिन यही बाउंड्री करल रहेगा तो नहीं ना घुसेगा जी, तो ये सेफ्टी रहेगा अंदर वाला चीज। तो उसी तरह यहाँ सेफ्टी करवाने का कार्य कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली करता है। समझ आया बात को, तो प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन रहेगा तो ये गेट बहुत मजबूत रहेगा तो कोई नहीं घुसेगा, कमजोर रहेगा धकेल धाकल के घुस जाएगा, है ना, और धकेल धाकल घुस जाएगा तो यहाँ पर इशारे को डिस्टर्ब करेगा। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली, जो जंतु में भी और पादप दोनों में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, मतलब कि जंतु कोशिका की ये सबसे बाहर का अंग है। तो कई बार ये क्वेश्चन बोलता है कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सी है, तो कोशिका झिल्ली है। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। दो झिल्ली का नाम याद रखना है, एक कोशिका झिल्ली और एक कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति इंग्लिश में इसे सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो सिंपल से याद रखना है, जैसे कि ये हम लोग का कोशिका है और कोशिका के ऊपर एगो कवर है तो ये हो गया जंतु कोशिका, एक और ऊपर और एगो कवर है तो ये हो जाएगा पादप कोशिका। तो सबसे बाहरी जो आवरण है, आवरण मतलब ये कवर है, इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, किसमें, तो केवल पादप में पाई जाती है। देखा गया कि किस चीज का बना है, तो ये जो बना है सेल्यूलोज का बना है, सेल्यूलोज। सिंपल सा ये कोई नाम है, जैसे कि हम लोग कैसे कोई बच्चा पैर पैदा होता है तो कैसे नाम रख देते हैं, फलना ढकना, उसी तरह जिस तरह खोज होते गया इसका नाम रखते गया। जैसे कि हम लोग की कोशिका में एगो कवर था, मान लेते हैं आलू के ऊपर में एगो छिलका है, उस छिलका का नाम रख दिया गया कोशिका झिल्ली। कोई ऐसे चीज जिसमें डबल कवर मिल रहा है तो बाहर वाला कवरवा को बोला कोशिका भित्ति और अंदर वाला को बोला कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली पादप में भी पाया जा रहा है और
जंतु कोशिका में भी पाया जा रहा है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल सेल्यूलोज में ही पाया जा रहा है। यही सेल्यूलोजवा को जो है हम लोग गला पला के जो है वो पेपर बना देते हैं, पेपर बना देते हैं। और ये पेपरवा यही सेल्यूलोज के सेंट से सूंघ के जो है वो शाकाहारी जीव जो है, बैल बकरी जो है वो घास उसको पेड़ पौधे को चरते हैं अपना आहार बनाते हैं। लेकिन मानव जो है इसी सेल्यूलोज को पेपर बना देता है। तो जब गाय बैल बकरी जब सूंघता है पेपर को तो उसको सेल्यूलोज का महसूस होता है तो वो खा जाता है, और गाय बैल बकरी पचा भी देगा, क्योंकि गाय बैल बकरी मतलब कि शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज को पचाने के लिए एंजाइम है, हम लोग में शरीर में नहीं है, इसलिए हम लोग सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते हैं, जबकि शाकाहारी जीव जो है वो आराम से पचा देते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग है, जबकि कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जैसे कि मैं एक बता रहा हूं, ये हो गया कोशिका और ये हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जंतु कोशिका, जंतु कोशिका हुआ। और एक कोशिका मैं बना रहा, ये हो गया कोशिका, ये हो गया कोशिका झिल्ली, और एक ऊपर में और एक को कवर चढ़ा दिया है, तो इसे क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति, भित्ति। तो ये कौन सी कोशिका हो गई, तो पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका हो गया ये। अब ये कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है, तो किसी भी पादप की आकार एवं आकृति प्रदान करता है। मतलब कि देखते होंगे कि हर पेड़ पौधा की आकार और आकृति अलग अलग होती है, बहुत कोई बहुत बड़ हो जाता है, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, किसी की पत्तियां बहुत चौड़े चौड़े, बहुत किसी की बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ये सब निर्धारित कौन करता है, तो कोशिका भित्ति ही करता है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो झिल्ली को हम लोग कवर कर लिए, दो झिल्ली, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य तो हम लोग देख लिए कि कोशिका के अंदर में एक द्रव्य पाया जाता है, उसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब हम लोग देख देते हैं कि कोशिका द्रव्य के अंग, कोशिका द्रव्य अंग, मतलब कोशिका के अंदर में, कोशिका द्रव्य के अंदर में कौन कौन सी अंग पाई जाती है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर में यहाँ गाढ़ा तरल पदार्थ है, तो इसी पदार्थ में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से आपको हम लोग पहले देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहला अंग हम लोग देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं, सूत्रकणिका। ये कोशिका के अंदर बेलनाकार होती है, बेलन जैसा होती है, रड के जैसा ऐसे लंबा जाता है, तो बेलनाकार होती है। इसको जब काट के देखा गया कि अंदर कैसा है, तो अंदर में पता चला कि ये जो है ये इस तरह से कुछ आकृति बनाती है, ऐसे आकृति बनाया हुआ है। और यहां पर एक तरल पदार्थ है, ये वाला भाग में तरल पदार्थ है, और ये दो ठो झिल्ली है इसका, इसको बोलते हैं बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली, और अंदर वाला को बोलते हैं आंतरिक झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। यहां जो अर्ध तरल एक द्रव पाया जाता है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। इस अर्ध तरल पदार्थ में जो है डीएनए भी पाया जाता है,
और राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है, ये चीज याद रखेंगे। ये आंतरिक बाह्य वाला झिल्ली जो है एक तो नॉर्मल ऐसे कवर किया हुआ है, लेकिन आंतरिक वाला झिल्ली जो है ये देखिए यहाँ पर ही उंगलीदार संरचना बना है। ये ऐसे घुसल रहता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे उंगलीदार संरचना बनाता है। यहाँ पूरा ऐसे घेर ले है, यहाँ तक फिर यहाँ तक फिर यहाँ तक, तो उंगलीदार संरचना बनाती है। इस उंगलीदार संरचना को वल्ला या क्रिस्टी कहते हैं। वल्ला हिंदी में, इंग्लिश में क्रिस्टी। क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी शब्द यहां आपको याद रखना है कि यहां शब्दों से खेला करेगा कि क्रिस्टी निम्न में से किस कोशिका अंग में पाई जाती है। तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो क्रेब्स चक्र चलती है। क्रेब्स चक्र। अब ये क्रेब्स चक्र क्या है, तो देखिए क्रेब्स चक्र कहने का अर्थ क्या है यहां पर ही कि एक ही क्रिया जो है वो रोटेशन होते रहती है ना। यहां पर ही क्या होती है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया समझो एक मशीन है, और ये मशीनवा चलता कैसा है, तो ऑक्सीजन से चलता है। और ऑक्सीजन जैसे चलेगा तो ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीजन जैसे आएगा मशीन स्टार्ट। जब मशीन स्टार्ट होता है तो इधर से आपको जो हम लोग खाना खाए रहते हैं वो खाना जो है वो पोषक पदार्थ यहां पर ही जाता है। पोषक पदार्थ जाता है। उस पोषक पदार्थ का नाम आप लोग यहां लिख सकते हैं पायरुविक। पायरुविक नाम रहता है इसका, है ना, पायरुविक। जो हम लोग खाना खाएं वो अब क्या रूप बन गया है, तो पायरुविक। तो पायरुविक पोषक पदार्थ को यहां डाला जाता है, और जैसे यहां पे डालते हैं तो ये पायरुविक जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप एटीपी केवल याद रखिए। तो यहां पे क्रेब्स चक्र के दौरान आउटपुट क्या निकलता है, तो एटीपी, और इनपुट क्या होता है, तो पायरुविक। और ये ऑक्सीजन जो है अब क्या कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। वही पायरुविक जो अभी हम बोले पायरुविक, ये पायरुविक कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो एटीपी में। और जैसे ही यहां पर ही 38 एटीपी बन जाता है, 38 एटीपी, तो एक ग्लूकोज बन जाता है। एक ग्लूकोज मतलब ऊर्जा बन जाती है, समझे ना। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से क्या काम करता है, तो ऊर्जा बनाने का काम करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए इसे पावर हाउस है ना, ऊर्जा गृही कहा जाता है। तो पावर हाउस बोले, चाहे ऊर्जा गृही बोले, चाहे बिजली घर बोले, ये सब किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बोलेगा क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के दौरान क्या ऑक्सीजन क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुविक क्या बन जाता है, एटीपी में निर्माण हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है वो अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने किया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इतना सा माइटोकॉन्ड्रिया की जानकारी पर्याप्त है। अगला कोशिका के अंग हम लोग देखते हैं। अगला कोशिका का अंग दूसरा हम लोग देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हिंदी में इसे रसधानी कहते हैं। तो वैक्यूल्स क्या करता है जी, तो वैक्यूल से सीधा सीधे आपको याद रखना है कि एक स्टोर घर है। स्टोर घर है मतलब कि कोशिका के पोषक एवं कोशिका के अवशिष्ट पदार्थ को यह संग्रह करके रखता है। जैसे कि कोशिका है तो कोशिका के अंदर में यहाँ ब्लड आया और ब्लड ऑक्सीजन दे रखा,
तो ऑक्सीजन को भले ही ग्रहण किया माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा यही रखा, थोड़ा सा स्टॉक के लिए वैक्यूल्स के दिया कि लो रे थोड़ा रखना, खत्म होगा तो देना, तो वैक्यूल्स स्टोर किया। वही कोई पोषक पदार्थ आया तो पोषक पदार्थ को भी स्टोर कौन करेगा, तो वैक्यूल्स करेगा। पानी पिए तो पानी का भी स्टोर कौन करेगा, तो वैक्यूल्स ही करेगा। तो वैक्यूल सीधा सीधी कह सकते हैं एक स्टोर घर है जो क्या करता है, तो पोषक पदार्थों एवं अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ, समझ ना। जैसे कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो क्या कन्वर्ट हो गया, तो CO2 में। अब ब्लड अभी तक आया नहीं है, ब्लड आएगा तब ना ये दे देगा कि लेते जाओ इसको जी, तो तब तक ये स्टोर कौन करके रखेगा, तो वैक्यूल्स। तो अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ क्या करता है, तो स्टोर करता है, संग्रह करता है, तो इसका यही काम है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना, तो ये वैक्यूल्स हो गया। तीसरा हम लोग भाग देखते हैं इसका, तीसरा भाग गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है, तो इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक कहा जाता है, मतलब ये परिवहन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टिंग का, परिवहन। मतलब कि अगर ये हमारा ये कोशिका है, ये दो कोशिका है, ये कोशिका में अगर कुछ घट गया तो बगल वाला कोशिका से मांग के लाने का कार्य कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी ही कार्य करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हम 1-1.5 घंटा से जो पढ़ा रहे हैं, तो मेरा सबसे ज़्यादा ऊर्जा खत्म कहाँ हो रही है, इस मुंह वाले में, मुंह लबर लबर तकने से हो रहा है, तो मुंह वाले में ऊर्जा क्या हो गई, ज़्यादा खत्म हो रही है। तो अगल बगल के कोशिकाओं से ऊर्जा मांग के ले जाता कौन है, तो गोल्जी बॉडी ले जाता है। हम लोग सुबह सुबह उठ के जिम वगैरह करते हैं, डंबल मारते हैं, आज थोड़ा बॉडी बनाइए देंगे, तो बॉडी बना रहे हैं, ये डंबल मार रहे हैं कहाँ से, तो ये हाथ से, तो हाथ के कोशिकाओं की ऊर्जा खत्म होगी। लेकिन देखिएगा कि पूरा शरीर में, बदन में भी दर्द देने लगता है। तो जैसे देखिए हाथ में जब ऊर्जा खत्म हो रही है तो गोल्जी बॉडी जा रहा है अगल बगल से मांगने के लिए, ला रे ला लो आज ही सलाह ना मानतो, आज ही पूरा बनाए के रहते हो। तो इस तरह से अगल बगल से मांग के ले आता है गोल्जी बॉडी क्या, ऊर्जा वगैरह। तो ये परिवहन का कार्य करता है, यातायात का प्रबंधक है ये, समझे ना। तो अगल बगल से लाने का काम करते हैं। इसको सोचो इस तरह का है, घर का एक कोई सदस्य होता नहीं, देखते हैं कि आपके घर में दोपहर का खाना खाने जाइए, सब्जी नहीं है, तो छोट छुआ रहेगा बाबू जो भोजी घर से सब्जी मांग के लेता, तो ये भोजी घर से सब्जी मांग के एक छोटका छुआ लाता है ना, वही जो है यहाँ पैंचा मांगने वाला कौन आदमी है, गोल्जी बॉडी। सुबह सुबह चाय बना रहा है, चाय पत्ती खत्म, जो भोजी घर से मांग के लेते हो, तो भोजी घर से मांगने कौन जाता है, गोल्जी बॉडी, है ना। तो बगल के कोशिकाओं से कुछ भी मांगना है तो गोल्जी बॉडी, तो ये यातायात का प्रबंधक है, जिसे हम लोग परिवहन ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता है। तो ये गोल्जी बॉडी, इसकी खोज केमियो गोल्जी ने किया था। तो छोटे छोटे अंक को हम लोग फटाफट देखते चलेंगे। तो तीसरा हो गया। चौथा हम लोग देखते हैं, तो अभी तक हम लोग कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखें, गोल्जी बॉडी देखें, है ना, वैक्यूल्स देखें, इतने। अब हम लोग देख लेते हैं कोशिका का चौथा अंग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। ये करता क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है, जैसे ही हम लोग का एक कोशिका है, और कोशिका के बाद बीच में केंद्र में जो है वो न्यूक्लियस है। अब यहाँ बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, है ना, राइबोसोम हो गया, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल के जैसा, जालिका से याद रखना, जाल के जैसा, जो न्यूक्लियस के दीवारों से, न्यूक्लियस के झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक बिखरे रहते हैं, ऐसे ऐसे पूरा बिखरे रहते हैं। तो याद रखेंगे कि कोशिका
के अंदर जो है वो जाल की संरचना कौन बनाती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसकी फैलाव कहां से कहां तक रहती है? तो कोशिका झिल्ली से लेकर न्यूक्लियस झिल्ली के मध्य ये बिखराव रहती है। ये करता क्या है? तो ये कोशिका के अंदर के पार्ट्सों की रक्षा करता है। रक्षा करने का मतलब जैसे कि ये साइड से जो है वो बिखर गया इस तरह से पूरा, तो अगर कोई इधर से कोई मारेगा तो कुछ तो चोट को क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा। जैसे हम इस तरह से मारे हैं, जैसे यहाँ पर ही कोशिका है, ऐसे मारे हैं तो डायरेक्टली अगर ये वाला नहीं रहता जाल तो डायरेक्टली हो सके राइबोसोम को लग जाता, माइटोकॉन्ड्रिया को लग जाता। लेकिन एक और ऊपर से एगो ऐसे पदार्थ गुजरा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या करता है? थोड़ा सा सह लेता है। समझ ना, क्या करता है? सह लेता है। मतलब कि कोशिका के अंदर के पदार्थों को रक्षा करने का काम करता है। किस तरह रक्षा करता है? तो देखो, जिस तरह हम लोग के अंदर के पार्ट्स जैसे कि कलेजा हो गया, है ना, फेफड़ा हो गया, दिल हो गया, है ना, ये सब को प्रोटेक्ट कौन कर रही है? ये देखो कंकाल कर रही है। अगर कंकाल नहीं रहता तो कोई तनी खून मारा तो कलेजे में लग गया, तनी कोई इधर मारा दिल में लग गया। समझ, लड़की को धोखा देने से दिल में चोट लगता है, यहाँ तनियों खून कोई मारता तो दिल में लग जाता। तो ये रक्षा कौन कर रहा है? तो ये रक्षा कंकाल कर रही है। तो उसी तरह कोशिका की रक्षा कौन कर रही है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी तुलना हम लोग के शरीर से देखा जाए तो कैसा है, कैसा काम कर रहा है? जिस तरह हम लोग कंकाल कर रहा है उसी तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। इसीलिए इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल कहा जाता है। तो याद रखेंगे, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी बिखराव मतलब फैलाव कहां से कहां तक? तो कोशिका झिल्ली से लेकर न्यूक्लियस झिल्ली के मध्य होती है। अब जब इसको देखा गया कि जलिया में कांची है जी, तो ये दो प्रकार का जाली निकला, है ना। एक में देखा गया पूरा चिकन है तो उसे बोला गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम शॉर्ट में लिखेंगे। और एक में देखा गया कि कुछ खदरा खुसरा मिल रहा है तो उसे बोला गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तरफ में केवल जैसे मान लेते हैं ये वाला जलीय निकाला तो यहाँ छू रहा है पूरा प्लेन, कुछ नहीं है यहाँ पर ही, जबकि इधर देख रहा है तो यहाँ इस तरह से छोटे छोटे दानेदार मिल रहा है, दानेदार कुछ छोटे छोटे पदार्थ मिल रहा है। तो इधर वाले को बोला गया रफ, और ये जो छोटे छोटे दाना जो मिल रहा था इसे बोला गया राइबोसोम। तो यही राइबोसोम है ना। तो अगला पार्ट हम लोग राइबोसोम ही देखने वाले हैं। तो बोलेगा क्या कि राइबोसोम किस भाग में पाया जाता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का, है ना, स्मूथ और रफ। तो अगला पार्ट आप समझ गए क्या है? तो राइबोसोम है। तो यहीं पर ही लिपटा देते हैं। 5वां नंबर आप लोग लिखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है, मुख्य कार्य कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाना होता है। मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन बनाना, कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? तो राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। सबसे बड़ा न्यूक्लियस है और सबसे छोटा जो है वो राइबोसोम है। तो वो कई बार तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है कि कोशिका का सबसे छोटी अंग कौन सी है? तो राइबोसोम है। अब राइबोसोम का कार्य आप लोग देख लिए कि ये क्या है? प्रोटीन बनाता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं किसे? तो राइबोसोम को। अब देखा गया कि राइबोसोम जो है वो विभिन्न जीवों में इसकी आकार जो है वो अलग अलग है, किसी में बड़ है, किसी में छोट है, ऐसे देखा गया। अब क्या हुआ कि विभिन्न जीवों की राइबोसोम को निकाला गया, राइबोसोम को निकाला गया और एक प्रयोग किया गया, एक जांच किया गया, और उस जांच का नाम रखा गया था सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इस जांच में क्या हुआ कि इस तरह से एक प्रयोग किया गया और इसमें एक लिक्विड पदार्थ डाल दिया गया, और डालने के बाद विभिन्न जीवों के राइबोसोम को इसमें डाल दिया गया
तो कुछ समय बाद देखा गया कि कुछ राइबोसोम जो है वो अंदर बैठ गए और कुछ राइबोसोम ऊपर तैर गए। तो देखा गया कि किनके राइबोसोम तैर गए और किसके राइबोसोम बैठ गए। तो देखा गया कि जो जिसकी राइबोसोम बैठ गए वो थोड़ी बड़ी बड़ी आकृति के था, इसीलिए इसका नाम 80S रखा गया, और जो तैर गए वो थोड़ा छोटा छोटा था, इसीलिए इसका 70S नाम रखा गया, 70S और 80S। फिर जब देखा गया कि किसकी कोशिकाएं सब बैठ गई है, मतलब किसकी कोशिकाएं के राइबोसोम जो वो बैठ गई है, तो देखा आमतौर पे वैसे जीव का राइबोसोम तैर गया है जिसको हम लोग आसानी से नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब डायरेक्टली हम ऐसे सोचेंगे देख रहे हैं यहाँ कोई है तो नहीं दिखेगा। तो वैसे जीव के राइबोसोम तैर गए, और वैसे जीव जिसे हम लोग नंगी आंखों से आराम से देख लेते हैं, चाहे कितना छोटा छोटा हो या बड़ा से बड़ा, वैसे जीव के राइबोसोम जो है वो बैठ गए थे। तो ऊपर जो तैर गए हैं वैसे जीवों को जो है वो अलग नाम रखा गया, जिसका नाम क्या है प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव। और जो बैठ गए हैं उसे कहा गया यूकैरियोटिक जीव। तो प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव, थोड़ी सी हम यहाँ यहीं पर ही बेसिक बता देते हैं कि यूकैरियोटिक जीव और जितने भी यूकैरियोटिक जीव हो गया, जैसे कि आप सिंपल से याद रखो कि जिसे हम लोग नंगी आंखों से आसानी से देख सकते हैं, चाहे मच्छर हो, खटमल हो, ढीला हो, बाघ, बकरी, जो भी, सब यूकैरियोटिक में। और जो जिसे हम लोग नहीं देख सकते, जैसे माइकोप्लाज्मा हो, है ना, कोई बैक्टीरिया हो, ये सब को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक जीव में आ जाते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कि ये है क्या। तो प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो अविकसित होती है, अविकसित मतलब कि अगर ये एक कोशिका में जन्म लिया तो एक एक कोशिका में रहेगा, और ये विकसित होती है। हम लोग ऑब्वियसली विकसित हैं, हम लोग जन्म लेते हैं 1.5-2 kg का, अभी देखो 60-70 kg हो गए ना जी। तो जब तक विकसित नहीं होगा तब तक कैसे बढ़ेंगे। तो उस समय हो सके जन्म लिए होंगे, उस समय कोशिका कम थी, अभी धीरे धीरे कोशिका बढ़ गई। ऐसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, यू, जैसे जिसको हम लोग देख पाते हैं, बोले यू मिस्टर यू इधर आ, तो यू से याद रखेंगे यूकैरियोटिक। वो प्रकार के राइबोसोम को जो है वो विभक्त किया गया है। तो ये हो गया हम लोग का राइबोसोम हो गया। राइबोसोम को कोशिका का जो है वो क्या कहा जाता है, तो फैक्ट्री कहा जाता है। अब हम लोग कोशिका के 5वां अंग लाइसोसोम को देख लेते हैं। लाइसोसोम एक प्रकार की थैली जैसा है। कहाँ पर ही, तो कोशिका के अंदर। जैसे कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना, आपका वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, तो उसी तरह लाइसोसोम भी है, बीच में न्यूक्लियस है। तो लाइसोसोम एक प्रकार का थैली है, और इस थैली में जो है एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिथिक एंजाइम, हाइड्रोलिथिक एंजाइम। तो हाइड्रोलिथिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो कोशिका के अंदर अवशिष्ट पदार्थों को, अवशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ को नष्ट करना होता है, मतलब हटाना होता है। तो अब इसलिए हम लोग का शरीर में बेकार पदार्थ को हटाता है, उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जैसे हम लोग खाना वाना खाएं, अब खाना खा रहे हैं कुछ हो, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि सब हमारे शरीर की लायक है। तो जो लायक होता है वो हम लोग का ब्लड चूस लेता है, बाकी सब होता है निकल रहे धीरे से। तो उसी तरह अवशिष्ट पदार्थ, जैसे कि कोई भी जीवाणु वगैरह हम लोग का कोशिका में घुस गया, या फिर यहाँ बहुत सारे क्रिया होते रहती है, तो इस क्रिया के दौरान बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, मतलब कि अब उसका कोई उपयोग नहीं है। तो उस अवशिष्ट पदार्थ को हटाने का काम जो है वो लाइसोसोम करती है। कैसे करती है, तो लाइसोसोम मान लेते हैं ये वाला कोई अवशिष्ट पदार्थ है, लाइसोसोम अपना लिक्विड आके यहाँ पर ऐसे थुरक देता है, मतलब ओझल देता है, तो ये अपने आप यहाँ से लुप्त हो जाएगा ऐसे। तो ये कोशिका
का ये क्या कर रहा है, तो सफाई कर रहा है, और सफाई करना को क्या कहते हैं, तो पाचन कहते हैं, पाचन, है ना। तो याद रखेंगे कि कोशिका का पाचन कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है, समझ ना। तो याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका का पाचन किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम कभी कभी क्या करता है कि इस कोशिका के अंदर बहुत सारा कचरा हो जाता है ना, तो एक दिमाग खराब है, नहीं देखते हम ही लोग कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग का एक नॉर्मल काम है, चलो इतना सा काम कर लेते हैं, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा काम आ जाता है तो आलस लगने लगता है, समझ ना। देखिएगा घर में अगर 10-12 मेहमान आ गया तो जो बर्तन वगैरह ज़्यादा जो है वो जूठा हो जाता है, तो बीवी थरिया पटकने लगेगी, रीजन कि काम बढ़ गया, उसका गुस्सा हो गया। तो उसी तरह इसका में जब अधिक अवशिष्ट पदार्थ हो जाती है तो लाइसोसोम को भी इसी तरह गुस्सा आ जाता है, थरिया पटकने लगता है, मुंड खराब कर अपने आप को फाड़ लेता है, समझ ना। तो इसके में जो थैली है ये थैलिया को फाड़ लेता है ताकि सारा एक ही बार मर जाए, सारा जीवाणु आप एक ही बार जो है वो मर जाए। तो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसे, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कोशिका के अगला अंग देख लेते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तारक काई हिंदी में। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना इसका मुख्य कार्य होता है। कोशिका विभाजन मतलब कि आप ऐसे समझिए, बहुत कोई इसको कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है ये नहीं समझ पाते। तो देखिए, कोई भी कोशिका अपने जैसा एक हुबहू कोशिका बनाना को ही क्या कहते हैं, तो कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है, तारक काई करता है। तो कोशिका के अंदर में ये सेंट्रोसोम है। अब मान लेते हैं कि कोई कोशिका यहाँ पर ही, मान लेते हैं कि इतने सा कोशिका है हमारे पास, ये हाथ का कोशिका, ये सब कोशिका है। अब सड़क में चल रहे हैं, कुत्ता आया, नोच दिया, काट लिया, और ये 6 कोशिका गायब कर दिया। तो ये 6 कोशिका का निर्माण कौन करेगा, ये बगल वाला कोशिका एकरा करेगा, ये एकरा करेगा, एकरा करेगा, ऐसे फिर से नई कोशिका क्या हो जाती है, बन जाएगा, और फिर से ये जख्म भर जाती है। तो इसी को हम लोग जो है वो कोशिका विभाजन कहते हैं। और ये करता कौन है, तो सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन जो है वो हम लोगों में 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, और दूसरा को बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो हम लोगों में 2 लगती है, और ओवरऑल देखा जाए तो 3 कोशिका विभाजन होती है, एक और असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन ये जो है वो प्रोकैरियोटिक जीवों में आमतौर पे ज़्यादा होती है। इसमें एक कोशिका जो है वो बीच में ऐसे पचक जाता है और फिर से 2 नई कोशिका बना देता है। तो ये असूत्री कोशिका विभाजन। हम लोग में जो लगती है वो 2 लगते हैं, है ना, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री में इंग्लिश में क्या बोलते हैं समसूत्री को, तो आपको याद रखना माइटोसिस। वही बात करें अर्धसूत्री को तो मियोसिस कहते हैं इसे। अब देखते हैं कि क्या क्या होती है। तो देखिए, हम लोग का शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं उसे कायिक कोशिका कहा जाता है। कायिक कोशिका इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहा जाता है। केवल 2 प्रकार के कोशिकाएं इसके अंदर नहीं आती है। कौन सा, तो जनन कोशिका। अब जनन कोशिका किसे कहते हैं, तो हम लोगों की जनन जिस कोशिकाओं से होती है वो कोशिकाओं को जनन कोशिका कहते हैं। और हम लोगों की जनन मुख्य रूप से 2 कोशिका से होती है, एक ओवम मतलब अंडाणु, और दूसरा स्पर्म मतलब शुक्राणु। तो ये 2 कोशिकाओं को केवल कायिक कोशिका का अंतर्गत नहीं रखा गया। मतलब कि हम लोग का शरीर का अंडाणु और शुक्राणु को अलग कर दें तो हम लोगों की शरीर में जितने भी बच्चे कोशिका को क्या कहते हैं, कायिक कोशिका। ये 99% कायिक कोशिका होती है।
सीधा सीधी, जिससे हमारा काया बना हुआ, काया मतलब हमारा शरीर बना हुआ है। नहीं बोलते हैं तेरा काया पलट देंगे, शरीर पलट देंगे, है ना, काया बर्बाद कर देंगे, मतलब तेरा शरीर बर्बाद कर देंगे। तो ये काया है ना, तो कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में क्या होती है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन होती है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा 100 कोशिका नष्ट हुआ है तो बगल का 100 कोशिका ही बनेगा। ठीक है, कभी कभी ये समसूत्री कोशिका विभाजन पगला जाता है, तो जहां 100 कोशिका बनाना है वहां पता चलता है 150 बना दिया, तो देखिएगा वहां का मांस ऐसे उभर जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि यहाँ 100 बनाना था, पता चला 80 बनाया, तो वहां गढ़े रह जाता है। इसे समय बात को, ये समसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन को क्षतिपूर्ति कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्षतिपूर्ति कोशिका विभाजन मतलब कि ये क्या कर रहा है, कट छटा हुआ है उसको पूरा कर रहा है, इसीलिए क्षतिपूर्ति कोशिका विभाजन करते हैं। ये कोशिका विभाजन 5 चरणों में होती है। ये कोशिका विभाजन कितने चरण में होती है, तो 5 अवस्था में, 5 अवस्था में। याद रखेंगे कितने अवस्था में, कितने चरण में या कितने अवस्था, तो आपको याद रखना है 5 अवस्था में होती है। पांचों अवस्था का नाम पूछ देता है इसमें केवल, तो आपको याद रखना है, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं वही ट्रिक याद रखना है। इसको मिटा देते हैं इधर। तो 5 अवस्था, 5 अवस्था में होती है। तो कौन कौन अवस्था केवल नाम पूछ देता है इसमें, तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, उस ट्रिक से ही याद रखिएगा। आपको याद रखना, आई प्रॉमिस यू माते, मतलब अपनी माँ को ऐसे जाके बोल रहे हैं, आई प्रॉमिस यू माते, मैं दोबारा गलती नहीं करूँ। कुछ गलती हो गया आप उसको बोल रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, माँ को माते बोलो। ट्रिक है, थोड़ा बहुत तो भैया इधर उधर करना पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू मातू, आई से याद रखना इंटरफेज, प्रो से याद रखना है प्रोफेज, यहां एक ही नाम है ना, आई प्रॉमिस यू। इसके बाद यू से कोई मतलब नहीं, यहां पर एक नॉर्मल बनाने के लिए किए हैं हम लोग, है ना। तो आई प्रॉमिस यू। एम से याद रखना है मेटाफेज, मेटाफेज। ए से याद रखना है, ए से एनाफेज, और टी से याद रखना है टेलोफेज। तो इस तरह से 5 चरणों का नाम है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये 5 चरणों में कंप्लीट होती है कौन, तो समसूत्री कोशिका विभाजन। तो अब चलते देखते हैं कि हम लोग का शरीर में 2 ही टाइप के कोशिका है, ये है एक कायिक कोशिका, जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका देख लिए कि अगर कहीं चोट वोट लगता है तो कैसे कोशिका विभाजन होती है। अब दूसरा देख लेते हैं जनन कोशिका। तो जनन कोशिका में ऑब्वियसली क्या होगा, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है आमतौर पे कहाँ होती है, तो जनन कोशिकाओं में होती है। तो अब हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में देख लेते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ये 4 चरण में होती है, याद रखेंगे इसका 4 अवस्था, इसकी 4 अवस्था होती है, ये याद रखेंगे। अब कैसे होती है इसमें ये भी पूछ देता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ होती है कोशिका विभाजन, जनन कोशिका। और जनन कोशिका किसे कहें, अभी हम लोग देख के गए, स्पर्म और ओवम को कहते हैं। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में देखेंगे जनन हो रही है, मतलब मेल के तरफ से भी होगा और फीमेल के तरफ से भी होगा। हम लोग जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों में 46 क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम होती है। इसी में इसमें भी क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र कितनी होती है, तो 46 होती है। जो बच्चा बनेगा उस बच्चा में भी 46 ही जाना चाहिए। इसका मतलब माँ के तरफ से आधा जाएगा और पिता के तरफ से आधा जाएगा। तो ये पहले क्या होता है कि आधा जो 46 है इसको 2 भाग में तोड़ा जाता है। एक को होता है, एक को बोलते हैं ऑटोसोम और एक को बोला जाता है ऑलोसोम।
ऑटोसोम में जो है 44 को रखा गया है, 44 क्रोमोसोम को, और ऑलोसोम में जो है वो 2 क्रोमोसोम को रखा गया है जिसका नाम एक्स और वाई रखा गया है। वही बात करें कि फीमेल में भी सेम टाइप में बांटा गया है, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑटोसोम में 44 और ऑलोसोम में 2, इसका नाम एक्स और एक्स ही रखा गया है। तो इधर 2 क्रोमोसोम XX ऑलोसोम में रखा गया है और इधर 2 ऑलोसोम में एक्स और वाई रखा गया है। अब इसके बाद ऑटोसोम से यहां से मेल की ओर से 22 हो जाएगा, मतलब पिता की ओर से 22 हो और माता की ओर से 22 हो। तो 22 कितने हो जाएंगे? 44। तो बच्चा का शरीर बन गया, शरीर क्या हो गया? तो बन गया। याद रखेंगे ऑटोसोम जो है वो शरीर का निर्धारण करता है। तो ऑटोसोम बचवा में शरीर का निर्धारण हो गया। अब लिंग का निर्धारण करना है, और लिंग का निर्धारण जो है वो कौन करता है? तो ऑलोसोम करता है। अब ऑलोसोम में देखा जाएगा कि क्या क्या आ रहा है। तो अगर मेल की ओर से आ गया एक्स और फीमेल की ओर से, फीमेल के पास तो चॉइस है नहीं भैया, तो इधर से भी एक्स आ गया, तो एक्स हो गया। तो इधर से 2 क्रोमोसोम, इधर 22 44, टोटल इसमें भी हो गया 46। तो ये लड़की का जन्म होगा ये। वही अगर मेल की ओर से आया वाई और फीमेल के तरफ तो भैया चॉइस नहीं है एक्स, तो ये हो जाएगा लड़का। तो एक्चुअल में लड़का और लड़की होने का चांस जो है वो आमतौर पे मेल की ओर से होता है, लेकिन सास ससुर को कौन समझाए। अगर किसी पुतों का देखिएगा 3-4 को अगर बेटी हो गया तो ऐसे सास बोलती है खाली बेटी जन्मावे लान ले। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसके पास तो एक्स है, बेटा के पास में इसका चॉइस है एक्स और वाई। तो यहां तक समझ गए। तो इस तरह से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को भी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि कोशिका के अंदर सेंट्रल भाग में एक अंग होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसका भी हम लोग केवल नॉर्मल थोड़ी सी जानकारी, इसके लिए एक अलग डीएनए और आरएनए पढ़ाएंगे, तो वहां न्यूक्लियस से ही लेके चलेंगे डीएनए और आरएनए तक। तो याद रखें केवल यहाँ न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि कोशिका के सेंट्रल भाग में, मध्य भाग में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है वो सभी कोशिकाओं के अंगों को जो है वो हैंडल करता है, नियंत्रण करता है। इसीलिए कोशिका का इसे ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बस इतना ही अभी इसका जानकारी कि न्यूक्लियस कोशिका के एक सेंट्रल भाग में है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है और सबको ये नियंत्रण करता है, इसीलिए कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बाकी अगला जब क्लास आएंगे हम लोग डीएनए और आरएनए देखेंगे तो न्यूक्लियस से ही शुरू करेंगे। तो आज का हम लोग सेशन यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।